नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के फील द थ्रिल में हम इस थ्रिल को समझेंगे जिसका लंबे समय से इंतजार था। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त जीत हासिल की बिहार में, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं में वो थ्रिल नहीं आया था, क्योंकि उनको इंतजार था कि आखिरकार कौन है जो संगठन को नई दिशा देने वाला है। और अब कल जैसे कहते हैं कि जोर का अनाउंसमेंट धीरे से किया, नितिन नबीन का नाम अनाउंस हो गया वर्किंग प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छा, अक्सर बीजेपी में पहले कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आखिरकार नितिन नबीन को चुनने के पीछे, इतनी देर के पीछे और एक लंबी फहरिस्त के सीनियर नाम आने के बाद बिहार जिसका चुनाव बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी नितिन नबीन जिनकी पॉलिटिकल लेगेसी रही है, लेकिन वो कायस्थ हैं और देश में अगर कायस्थ वोट बैंक देखें तो काफी कम है। इन सब के पीछे क्या थ्रिल रहा बीजेपी का, उस थ्रिल को समझने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मौजूद है और जिनसे पूरा डिकोड कर लेंगे। मुझे पता है आपके मन में इस बात की जिज्ञासा है कि आखिर क्यों नितिन नबीन ही चुने गए, बिहार से चुने गए, इतनी लंबे समय लगाने के बाद आखिरकार इनके चुनने के पीछे की वजह क्या है और इसका आगे पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा इस थ्रिल के साथ। और मेरे साथ डॉक्टर आई.बी. स्वर्णकार जी मौजूद हैं, डीयू पॉलिटिकल एनालिस्ट। एल.बी. स्वर्णकार जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी राकेश जी, ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम, फिर 2 दिन पहले शिवराज जी के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ जाती है भोपाल में, उनका नाम जबरदस्त तेजी से आता है। इसके साथ साथ भूपेंद्र यादव की बात कर लें, मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें, वसुंधरा राजे तक की बात कर लें, सभी के नामों को पीछे छोड़ते हुए नितिन नबीन का आने के पीछे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी समझते हैं? 2 बातें हैं। इसके पहले हम चर्चा करते थे कौन बनेगा, आज हम चर्चा कर रहे हैं कौन बन गया। कल हो सकता है हम चर्चा करें क्यों बदल गया, ये भी हो सकता है। अब रही बात कि नितिन नबीन अचानक आ गए और जितने नाम आपने गिनाए, तो मुझे लगता है उन सारे नामों पे ऊपर चर्चा थी या चर्चा चलाई गई थी, ये दोनों में अंतर है। तो यदि हम सारे नाम जो चर्चा में थे और उसके पीछे हम जाएं, 2014 से लेके आप भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से और संघ को जानती है, लंबे समय से आप कवर कर रही हैं। तो 2014 से लेके आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। पिछले 11 साल में एक भी ऐसा निर्णय बताइए हमें जो चर्चा में रहा हो और उस पर निर्णय हुआ हो। हमेशा चौंकाने वाले फैसले सामने आए, इसलिए इस बार भी एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया। अब इसका इम्पैक्ट को लेके अपन बहुत सारी थ्योरी दे सकते हैं, मैं थ्योरी शब्द का इस्तेमाल करूँगा, बहुत सारी थ्योरी दे सकते हैं। पर एक थ्योरी जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि नितिन नबीन जी को जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वो इस ऑप्शन के साथ शायद बनाया गया होगा कि कल को यदि इनको हटाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं हो। क्यों? क्योंकि बिहार में अभी हाल फिलहाल चुनाव नहीं होना है। कायस्थ बोर्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटेड तरीके से है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और नहीं बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कायस्थ जो समाज है देश का, वो कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तौर पे महत्वाकांक्षी अति महत्वाकांक्षी कहीं दिखाई नहीं दिया। जो कायस्थ समाज है, आप देखेंगे राजनीति में इन्वॉल्वमेंट उनका कम है, ब्यूरोक्रेट और कहना चाहिए प्रशासनिक महत्व में उनका बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक तौर पे वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। तो यदि हम एक ऑप्शन ये भी देखें कि नितिन नबीन जी को इसलिए भी बनाया गया होगा कि हम इनको बनाते हैं, एक टेस्ट रखते हैं। टेस्ट में इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि मुझे लगता है कि नितिन नबीन जी को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उसमें शायद अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चर्चा नहीं की गई है। और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से यदि सलाह ली जाती तो संघ कभी भी गैर संघ पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति पर सहमति नहीं देता। नितिन नबीन जी का जो आप पूरा का पूरा पृष्ठभूमि देखेंगे तो राजनीतिक रूप से भी मैं ये नहीं कह सकता कि उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि जुड़ी हुई है। 2006 में वो विधायक बने, 5 बार के विधायक हैं। नवीन किशोर जी पिताजी की सीट है, वहाँ से जीत रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है,
तो इसीलिए वो पिताजी की सीट पे लगातार 5वीं बार जीत हासिल की। उसमें उनके स्वभाव की भी भूमिका है। 2 राजनीतिक उपलब्धि गिनाई जाती है। एक, भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, और दूसरी, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे। जब वो राष्ट्रीय महामंत्री थे भारतीय जनता युवा मोर्चा का, तो आपको याद होगा 2011 में युवा मोर्चा का सबसे बड़ा इवेंट या कार्यक्रम हुआ था राष्ट्रीय एकता यात्रा का, जिसे हम तिरंगा यात्रा के रूप में जानते हैं। वो कोलकाता से श्रीनगर तक की यात्रा थी। अनुराग ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उस समय पर जो 4 चेहरे मुख्य तौर पे दिखाई दिए थे उनमें पूनम महाजन और उनके साथ की टीम में ये थे, साथ में अनुराग ठाकुर और हाँ, उनकी टीम में, बिल्कुल। तो अनुराग जी के टाइम पे जब वो एक बड़ा इवेंट हुआ था, तब क्योंकि विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी और बड़ा इवेंट हुआ था, तो उसमें अनुराग जी के अलावा जो 3 अन्य चेहरे थे, उसमें थे मनोरंजन भारती महामंत्री, नितिन नवीन महामंत्री, और जो इस समय पर 2 बार के सांसद रहे उत्तर प्रदेश से और राष्ट्रीय सचिव रहे हरीश द्विवेदी जी। लेकिन उस टीम में आप देखेंगे कि हरीश द्विवेदी अप कर गए, लेकिन नितिन नवीन कहीं मार्केट में दिखाई नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैं उस एकता यात्रा को पूरा कवर किया था, कोलकाता से लेके श्रीनगर तक। राकेश जी, मैं आपकी सारी बात पे सहमति मतलब चर्चा में बना सकती हूँ, लेकिन एक बात पे नहीं। भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे नरेंद्र मोदी अमित शाह के स्ट्रेटजी वाली जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी में फैसले लेके पीछे हटना नहीं होता है। आप देख लीजिए रेखा गुप्ता जी, जो कुछ भी होता है ये कभी नहीं हुआ कि नहीं बदल दिया जाए। राजस्थान आप देख लीजिए, जो भी कुछ हो रहा है राजस्थान में आपने बेहतर तरीके से बदलते तब तक नहीं है। मनोहर लाल खट्टर के लिए 9 साल तक होता रहा कि आज बदलेंगे कल बदलेंगे, 9 साल हो गए और फिर उनको कैसे। तो अमित शाह नरेंद्र मोदी जब फैसले लेते हैं और इतना देर लगा के लेते हैं, तो वो ये नहीं करते कि किसी को ये मौका मिले कि अच्छा फैसला गलत था, यू टर्न लेना पड़ा। जगदीप धनखड़ के अलावा वो जब तक कैसी स्थिति हो गई थी वो वापस नहीं लेना जानते अनटिल अनलेस वो सोचें कि, क्योंकि बार बार विपक्ष सवाल करेगा कि अपने फैसले पर पछता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता नितिन नवीन जी पर अगले 5 साल जब तक वो पूरा अपना कार्यकाल ना कर लें, आप जगदीप धनखड़ जैसी स्थिति ना हो जाए, उनको हटाया जाएगा। लेकिन दुष्यंत जी एक बात बताइए, पहला कि वो 9 बार के विधायक रहे और यहाँ परिवारवाद जैसी चीज़ भी नहीं आ रही। ठीक है, एक नेता का बेटा नेता है, लेकिन एक कांग्रेस को जवाब है कि परिवारवाद नहीं है, हम एक देसी कार्यकर्ता को। अच्छा, उपलब्धि जैसा आपने बताई, उसमें एक और बड़ी उपलब्धि हाल ही की ये भी है कि जब वो अपना चुनाव लड़ रहे थे तो साथ में जीविका दीदियों को भी ये शपथ दिला रहे थे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। मैं अक्सर उनसे फोन में बात करती थी, वो कहते थे कि जीविका दीदी को शपथ दिलाया आज हमने कि 10 और दीदियों को आप वोट कराएंगे, तो ये शपथ दिलानी थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। फिर भी वो जो एक्स एलिमेंट है कि उन्होंने बड़े बड़े सीनियर नेताओं को पार करके नितिन नवीन आए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है दुष्यंत जी, मैं आप तीनों से ओपन सवाल है कि बंगाल से बना दिया जाए, जब उपराष्ट्रपति बनाया तो तमिलनाडु से बना के ये हुआ कि मैसेजिंग की कोशिश है, यहाँ पर बंगाल से बनाते, उत्तर प्रदेश से दिनेश शर्मा ब्राह्मण की बात हो रही थी, लेकिन इनको चुना गया। तो आपके लिहाज से क्या आपको लगता है? बड़ा स्पष्ट है। देखिए, आज 50 साल से कम उम्र के जो लोगों की संख्या है वो भारत में 68% है। उनको एक मैसेज दे दिया कि आपकी लीडरशिप यहाँ है। जैन जी का मुद्दा चल रहा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। युवाओं की भावनाओं को समझ सकते हैं और उनको एबीवीपी और युवा मोर्चा का अनुभव है, प्रभारी भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता विद्यार्थी परिषद में कभी नहीं थे, शायद रहे हैं, नहीं थे। यूथ कांग्रेस नहीं, युवा मोर्चा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा, उससे पहले एबीपी भी रहे हैं, जो आरएसएस का ही एक संगठन है, बीजेपी का ही संगठन, जंग संगठन है। तो कहीं से भी देखें तो एक बड़ा वेल कैलकुलेटेड आने वाली 10 साल की पॉलिटिक्स को, हाँ, मतलब यूथ को बैटन दे दी, यूथ को बैटन दे दी। और शायद आपने देखा, मैं बिहार के रेफरेंस में आपसे कहूँ दुष्यंत जी, कि अभी राहुल गांधी और जो दोनों थे आरजेडी, वो ये दिखा रहे थे कि युवा साथ नहीं है आपके, बिल्कुल युवा साथ नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो मैसेजिंग देश भर में देने की कोशिश की है कि हमने इसको एकदम युवाओं को दे दिया, मैसेज गया, और इसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को होगा। और दूसरा हम दृष्टिकोण देखें कि अमित शाह की जो लीडरशिप है, फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर लोग उन्हें मान रहे हैं, या वो फ्यूचर में उनको लीड करना है, जो भी हो सकता है, उनके लिए भी एक अच्छा साथी आ गया जो उनको भविष्य में 10-15 साल देश की राजनीति में लक्ष्मण की तरह खड़ा रह सके।
तो बीजेपी के नहीं, दृष्टिकोण पर अगर से- ऐसा ही था तो मैं स्वर्णकार जी आपसे ही पूछूंगी, ऐसा क्यों नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान को बहुत करीबी और अमित शाह क्या सोचते हैं वो कम से कम 20-30% तो समझ ही जाते हैं, भूपेंद्र यादव समझ जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं? मैं पहले बोल दूं इस पे हाँ थोड़ा? प्लीज। क्योंकि वो उनकी एज कहीं ना कहीं अमित शाह जी के आसपास ही है, ये वो भी एक फैक्टर है। हाँ जी, मेरा अपना अलग मानना है, हालांकि इन्होंने शुरू किया उसी लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि राहुल जी के काटने के लिए या डिमोरलाइज करने के लिए यंग को लाना था, और राहुल जी का काउंटर करने के लिए अभी बीजेपी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, इसीलिए इस युवा वर्ग को लाया है। जाति, संप्रदाय, सोशल जस्टिस सबको छोड़ते हुए एक ऐसा वर्ग को लाया है जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में यही लोग छाए हुए हैं, कायस्थ वर्ग। आपका लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया। एडमिनिस्ट्रेशन में जितने IAS अफसर हैं उसमें 50% IAS कायस्थ वर्ग के हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को सामना है। युवा वर्ग की सारी समस्याएं उभर कर सामने आ रही है, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे नेताओं की समस्या हो, हर जगह युवा। अभी कल रैली हुई है जिसमें राहुल गांधी को बहुत हाईलाइट करने की कोशिश किया गया है, तो उसके काटने के लिए, उसके खिलाफ बोलने के लिए एक अनुराग था। दूसरा अनुराग पैदा करने के किया गया है कि इंडिया में जैसे इन्होंने यात्रा किया था, बड़ी लंबी यात्रा इन्होंने भी किया था, इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कहीं कोई दाग नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कहीं पॉलिटिक्स में, इतने लंबे पॉलिटिक्स में कहीं कोई दाग नहीं है, इसलिए एक ऐसा चेहरा को लाया है जो काफ़ी लंबे समय तक बैटिंग कर सके। अलग बात है कि बीजेपी कभी भी चाहती है तो किसी को बदल सकती है, लेकिन हमें लगता है कि एक लंबे समय तक बैटिंग करने के लिए युवा को लाया है। जैसे JP नड्डा साहब ने 2 बार उनको एक्सटेंशन दिया गया, काफ़ी लंबे समय से अध्यक्ष रहा, हमें लगता है कि उनको काफ़ी समय तक रखने के लिए युवा को लाया गया है। आपको ऐसा लगता है कि एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस परोसा गया है, ये है जनता लोगों को कि देखिए हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, जो कहते हैं उसको एक और ठप्पा लगा दिया। दूसरा ये कहा गया है कि युवा ये हैं, युवा की श्रेणी बताई जो संगठन में ज़मीन से काम करते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें, ये नहीं कि बस एक ही परिवार की लेगेसी चल रही हो, उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश है। तीसरा राकेश जी, क्या ऐसा है कि OBC, दलित, तमाम बातें चल रही थी कि PDA यूपी जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, PDA का जिक्र है। मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पे भी आऊँगी आप पे, बड़े ही सिंपल साधारण 7 बार के सांसद है, लेकिन बड़ी डाउन टू अर्थ है, मतलब ऐसे नहीं है जैसे मौर्य साहब थे, वोकल एकदम। बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के हो रही है, पर कहीं ना कहीं देश में एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि जाति से ऊपर उठ के है संगठन, जो संगठन का जमीनी कार्यकर्ता। और एक बड़ा मैसेज, एक तरफ तो कांग्रेस जहां पे काडर है ही नहीं, और एक तरफ वो बीजेपी जहां के काडर, कहां का कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है तो न जाने कल सुबह उसको क्या मिल जाए। इस तरह का नैरेटिव दिए जाने की कोशिश है। देखिए, एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक साधारण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ नितिन नवीन जी भी नहीं, आप पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे तो ये लगातार भाजपा दोहराती आई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पे हमला करती है कि ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, और उसके पीछे उनका सिर्फ एक सूत्री जो बात होती वो होती है कि एक ही परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और वो इसलिए अभी भी मजबूती से, जैसे हम लोग भी बात करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे परिवार पल रहे, और बहुत सारे परिवारों के यहाँ बेटी बेटी भी सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन वो बात इसलिए काउंटर हो जाती है क्योंकि एक ही परिवार से एक ही व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिल रहा। यानी भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो है ही, उनका लेगेसी तो है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष पद है वो कभी भी विरासत के रूप में नहीं चलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये काम करती आई है, और इसीलिए ये मजबूती से अपना संदेश दे पाती है। तो नितिन नवीन जी की नियुक्ति में ये बात तो बिल्कुल स्पष्टता से कही जा सकती है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नितिन नवीन जी का जो चयन किया गया उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक, नितिन नवीन जी का स्वभाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे अध्यक्ष की ज़रूरत हमेशा से रही है जो कार्यकर्ताओं के बीच सहजता से उपलब्ध हो सके। JP नड्डा जी भी उन्हीं में से एक थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नड्डा जी से कोई मिलने आया और वो मिलते नहीं थे। नितिन नवीन के साथ भी वही है। अब दूसरा, युवा है, तो मेल जोल का जो क्रम होता है या कहीं ऊर्जा होती है, वो मुझे लगता है नड्डा जी की बनस्पत नितिन नवीन जी की 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। फिर आज संगठन बहुत मजबूत है। जहाँ तक युवाओं की आप बात की है, तो युवाओं में मुझे लगता है जब देश का युवा 75 साल के नरेंद्र मोदी पे विश्वास कर रहा है तो उसे भी फिलहाल किसी दूसरे की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तब
अलग चेहरा देखना शुरू करते हैं जब आपको एक चेहरा उबने लगता है। शायद एक ऐसा सेक्शन क्रिएट हो रहा है जो राहुल गांधी या जो शुक्ला जी की बात में ठीक है, उनका विचार है, उसका स्वागत है, लेकिन दम नहीं है। कांग्रेस जहां भी हारी है, किसी भी स्टेट का इलेक्शन ले लो, गठबंधन जो हारा है, चाहे आप महाराष्ट्र ले लो, हरियाणा ले लो, बिहार ले लो, वोटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और लोकसभा के चुनाव में भी जो गठबंधन की सीटें हैं और बीजेपी की सीटें हैं, बहुत बारीक अंतर है। ये जो आपका तो ये जो आपकी कहना बात है ना, नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं पहले अगर आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले या 2-4 चुनाव पहले कहते आप तो मैं मानती, लेकिन अंततः जरूरी है अब सत्ता में आए। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन लोकप्रियता से खेड़ा भी इस परसेंटेज की बात करते हैं, अरे भाई सत्ता में कब आओगे? नहीं, सत्ता में देखो जनता लाएगी उनको, लेकिन एक बात मैं ये कह रहा हूँ, युवाओं में लोकप्रिय होना, मोदी जी को अगर ये हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। बीजेपी को एक नए युवा नेता की जरूरत थी, ठीक है, और ठाकुर साहब से कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं होंगी, पार्टी को लगा होगा, अमित शाह जी को, मोदी जी को लगा होगा कि उन पे वो खरे नहीं उतर पाएंगे, तभी नितिन नबीन को लंबी सोच विचार, नफा नुकसान का आकलन करने के बाद लाया गया है। और मेरे ख्याल से बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा फैसला है। एक बात मैं आयती जी बोलना चाहूँगा। विदु सेन जी ने कहा कि युवा जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ अब उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं। मैं भी मानती हूँ कि एक सेक्शन है जो 23 करोड़ लोकसभा चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा गया? अकेले नरेंद्र मोदी के जी चेहरे पे लड़ा बिल्कुल लड़ा गया। आप भले ही 240 सीटों पे आ गए हो, 303 सीटों से, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो 23 करोड़ के आसपास है। और वो मैं मान के चलता हूँ कि 23 करोड़ वोटों में भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थित वोटों के अलावा एक बड़ा वोट जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ है। और बड़ा वोट कौन होता है? वो होता है जो हर बार एक नया मतदाता बनता है या 5 साल में वो एक विजन को लेकर चलता है कि हमें कैसा भारत चाहिए, हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम कौन सी सोच लेके चल रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी में AI पे बात कर रहे हैं, तो उन सब विषयों को लेकर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से युवाओं से लगातार संवाद करते आ रहे हैं, यानी वो 2 तरह की युवाओं से चर्चा करते, एक वो जो वोटर बन चुका है, एक वो जो वोटर बनने वाला है। उनमें से परीक्षा पे चर्चा का जो उनका मंच है वो उन्हीं वोटरों के साथ संवाद है अदिति जी, जो वोटर बनने वाला है। मन की बात का आज भी आप देखिए लगातार जो क्रम चल रहा है वो सभी तरह के वोटरों के साथ आप देखिए युवाओं को भी उसमें इन्वॉल्व करता है। सर, लेकिन क्षमा चाहते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। जो जैन जी है, नया जो युवा वोटर जो 18 साल का हुआ है, उसको नया नेतृत्व तो मैं चाहिए। दोनों की बात को समाप्त कर देती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए हो क्या रहा है, बीजेपी एक समय था जब आप धर्म पे बढ़ जाते थे, फिर जातियों पे बढ़ता था। असल में भारतीय जनता पार्टी ने सब पर वो बैरिकेडिंग लगाई है। कैसे? जातियों में उन्होंने देखिए पहले क्या होता था, सिर्फ ब्राह्मण बनिया। 2014 के बाद से उन्होंने अलग अलग वर्गों को साधा है, चाहे वो डिप्टी CM बना के साधा हो, चाहे अलग अलग तरीके से साधा हो। और फिर अब ये धर्म और जाति के साथ अब आप देखिए महिला वोट बैंक पूरी तरीके से कैसे धीरे धीरे लिया गया। पहले तो वो वोट बैंक बिहार का जिक्र करें तो नीतीश कुमार के साथ था ना, वो पूरा महिला वोट बैंक की तैयारी शुरुआत में तो नीतीश कुमार की थी। उन्होंने कैसे मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी, हरियाणा भी, दिल्ली भी महिलाओं को साथ जोड़ा। अब युवा की बात करते हैं। युवा में क्या 2 तरीके के, एक तो नियो नेशनलिज्म की जो बात है, जिनको लगता है, आदमियों का मैं बात करूं, जिनको लगता है कि अरे हम तो अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, हम तो अब रशिया से डायरेक्ट बात करते हैं। उसमें भी युवा क्या सोचते हैं, युवा ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते, कुछ लोग हैं। तो बेसिकली जो पुरुष हैं उसमें वोट बैंक बट गया है। कुछ पुरुष हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, जो RJD के साथ थे, युवा हैं वो भी बटे हुए हैं। तो सर का जो मानना है, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा मेरा मानना है कि युवाओं को साथ ले, क्योंकि अगर आप सोचिए बड़ा वोट बैंक महिला का साथ आ गया, युवा का साथ आ गया, तो फिर आपको चुनाव जीतने में जो फासला है वो बहुत दूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। स्वर्णकार जी आपके? मैं तो शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी का कार्ड अभी तक बीजेपी में कोई था नहीं, और उस कार्ड के रूप में यंग ब्लड को लाना था और भी जातियों से हट के लाना था। सभी OBC ST की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो राजनीति कर रही है एक नेशनल लेवल राजनीति कर रही है। इसलिए एक ऐसे कास्ट को उठा के लाया जहाँ कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अब शत्रुघ्न सिन्हा के जाने के बाद यहाँ जगह भी खाली था, इसलिए एक ऐसे वर्ग को लाया और युवा को साधने के लिए लाया। युवा
हमारे हिंदुस्तान में सबसे यंग ब्लड जो है अभी नए वोट बन के आ रहे हैं। बीजेपी में एबीवीपी एक संघ है जो जिससे सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं आपको कहना चाहूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं बीजेपी के, सारे एबीवीपी से हुए हैं। इसलिए युवा वर्ग को साधने के लिए, ये राहुल को काटने के लिए इन्होंने लाया। एक राहुल का ना एक स्वैग वाला वोटर भी है, मुझे लगता है आप भी मानेंगे कि टी शर्ट में, ठंड है, दिसंबर चल रही है, टी शर्ट में, लोअर में एक, तो नवीन जी क्या उसको काट पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे? बिल्कुल एक राहुल का स्वैग अलग है कि भाई स्विमिंग कूद जाते हैं कहीं पे भी जब मन करता है, चले जाते हैं कहीं बिना पूछे। उसको कंपेयर कैसे किया जाए? मैंने शुरुआत में ही वो कहा, वही कारण है, उसी की वजह से नवीन जी की पार्टी के अंदर नेतृत्व उभर के आया है, उनकी उपयोगिता ही यही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे वो राहुल जी के काउंटर में ही आपको मीडिया में हर जगह दिखाई देंगे। मैं वही कहना चाह रही हूँ, लंबा समय तक चलेगा ये बैटिंग, चलेगा, हटाएंगे नहीं उनको, हमको नहीं लगता ऐसा ये नहीं अस्थायी लगता हो कि जाएगा। कांग्रेस में ऐसी आवाज उठेगी? राकेश जी मैं आपसे भी चाहूंगी आप पिचिंग करें कि कांग्रेस में कोई ऐसी आवाज उठेगी कि हमारे भी कोई बदलाव हो, कोई 40 साल, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 82-83 साल के, फिर राहुल गांधी भी 50+ हो चुके हैं, तो ऐसी कोई आवाज उठेगी, कोई ऐसा व्यक्ति जो भाग दौड़ करे राहुल की तरह बीच बीच में, जैसे अब जाने वाले हैं वो पार्लियामेंट सेशन के जस्ट बाद में, तो कोई 24 घंटे 365 दिन वाला कोई व्यक्ति हो, कोई 40 साल का व्यक्ति नहीं, हो? आप कह रही हैं आवाज़ उठे, और मैं भी देख रहा था 2 दिन पहले की आवाज़ उठ गई है। जी, असम के एक विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि अब नेतृत्व बदलने की ज़रूरत है। और आप देखिए वो मांग कब आई है, और वो चिट्ठी लिखी गई है बाकायदे, और वो मांग और चिट्ठी तब आई है जब वाहवाही हुई कि लोकसभा में प्रियंका जी बहुत अच्छा बोली। बिल्कुल। उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई। तो पार्टी का एक विधायक जब चिट्ठी लिखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक पीड़ा है मौजूदा नेतृत्व को लेके, और वो चाहता है, और उस चिट्ठी में सिर्फ अकेले उसकी पीड़ा नहीं है, एक बहुसंख्यक कांग्रेस के उन लोगों की पीड़ा है जो राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके पीछे चलने को विवश है। तो कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की आप बोलते हैं मांग उठ चुकी है, और वो मांग हमें लगता है कि आने वाले समय में इसलिए प्रभावकारी होगी क्योंकि आप देखिए कि पिछले 2 साल में प्रियंका जी धीरे धीरे कांग्रेस के बहुत सारे फैसलों में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुकी हैं। तो प्रियंका जी का इन्वॉल्वमेंट, राहुल जी का पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने जैसी स्थितियाँ, टूरिस्ट पॉलिटिक्स, और के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाना जिसका खासकर उत्तर भारत में इम्पैक्ट नहीं है। फिर संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल। हाँ, तो आप क्या है, साउथ को इसलिए दे रखे हैं पूरा संगठन कि आपको लगता है साउथ में हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो हम साउथ अपना ना जाने दें। लेकिन आप जो कांग्रेस की मूल है, यानी जिसको जड़ कहते हैं, और खासकर पॉलिटिकल समझ वाले जो राज्य हैं वो हैं आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों, हिंदी में उन राज्यों को यदि आप छोड़ के चलेंगे तो कांग्रेस की यात्रा लंबी नहीं कर। परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो वो आप मल्लिकार्जुन खड़गे से रेलेवेंस में बात कर रहे हैं या राहुल गांधी? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पोस्ट पे कोई भी आ जाए, पूरी पार्टी तो राहुल जी के पीछे घूमती है। मैं वही कह रहा हूँ, प्रियंका आएगी तो ऐसा सवाल नहीं होगा। नहीं, पर प्रियंका को अगर लाना होता सोनिया गांधी को या किसी को, नहीं, राहुल ने प्रियंका को आगे कर दिया। अभी भी कल की रैली में देखिए, पहले प्रियंका बोली है, राहुल बहुत बाद में आया, क्योंकि वो सीनियर के हिसाब से बाद में बोले। वो पहले बोलने का मतलब जूनियरिटी सीनियरिटी, जो लास्ट में बोलता है वो कमान दिया गया था, आप समझ लीजिए हर इलेक्शन में बहुत ही प्यार से उसको हटा लिया गया। एक ये कि नहीं, वो काम तो उससे कराया जाता है। राहुल अपना कमान अपने सर पे इसलिए नहीं ले जाता है कि हारने के बाद बदनामी उसके सर पे आएगी। अगर हारेगी बीजेपी, हारी तो उसको बदनामी तो नहीं मिला। सवाल ये है, पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है कि अगर कमान दे दिया गया या मोदी को ही कमान दिया गया तो मोदी को जीत का सेहरा देना पड़ेगा, हार का सेहरा उसको नहीं देना पड़ेगा। इसलिए राहुल काम करता है, वर्किंग वही है, लेकिन आगे करता है, चाहे वो परसेंट को कर दे, प्रियंका को कर दे, किसी आगे को, इलेक्शन का इंचार्ज उसी को बनाया। सर मेरे को 2 चीजें लगती हैं नागर साहब, प्रियंका गांधी को आगे करने के सैकड़ों मौके थे। प्रियंका गांधी पार्टी लीड करना खुद विलिंगली चाहती हैं, उनको कब कर दिया जाता और शायद पार्टी के हालात भी कुछ और होते। उनको बहुत मुश्किल से जाके अब यहाँ से लड़ाया जा रहा है क्योंकि परिवार और जहाँ से राहुल गांधी सांसद थे वहाँ से लड़ाया जा रहा है, लड़ाया जिताया जो भी किया, और खुद अमेठी आए, नहीं तो अमेठी प्रियंका जी भी लड़ सकती थी। प्रियंका जी को आगे करना होता बहुत पीछे कर देते। उसका कारण है ना, हिंदुस्तान में औरतों का पुत्र मोह जो एक होता है वो हमेशा रहता है। राहुल तो सोनिया गांधी जब तक जिंदा है
वो राहुल को नहीं फिर हटाएगी। उसके बाद तो फिर पार्टी में भाई बहन में विरोध हो जाएगा, फिर तो पार्टी टूट जाएगी फिर तो। सर का सोचना है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। ना तो कहीं वो पुत्र मोह है, ना कोई और बात है। प्रियंका जी को इंडिपेंडेंट चार्ज यूपी इलेक्शन का हाँ दिया गया था। और ऐसा नहीं है, मिसेस गांधी ने अन्य भी कई युवा महिला नेत्रियों को आगे बढ़ाया। ज्योतिमणि उसका एक उदाहरण है। आप देखिए, मैडम के टाइम पे यूथ कांग्रेस में वो आई थी, आज नेशनल लेवल पे है। पिछला डिबेट में उन्होंने कितना अच्छा बोला था। कांग्रेस पार्टी के पास अब कई ऐसे युवा लीडर हैं। प्रियंका जी निश्चित रूप से एक लीडर हैं जो भविष्य की संभावनाएं हैं, पार्टी को एकजुट कर सकती हैं और खास करके हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छा कर सकती हैं। लोग मांग भी है उनको, लोग मांग भी कर रहे हैं। लेकिन एक और नेता को हम उसकी चर्चा के बिना नहीं छोड़ सकते, सचिन पायलट। सचिन पायलट को नहीं लाएगा, इसके लिए और भी नेता है। सचिन पायलट को लाना हो तो बहुत पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में ले आता। नहीं तो मेरे को बोल लेने दीजिए। हाँ? नहीं, देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखिए, वो पिछले दिनों केरल गए, वायनाड में उपचुनाव में प्रचार के लिए। वो तमिलनाडु गए, कितनी भीड़ थी वहाँ, लोकल कार्यकर्ता आया। मुझे जाने का मौका उनके साथ देहरादून में मिला 2 वर्ष पूर्व, 1000 गाड़ियाँ साथ थी। तो वो भी एक ऐसे करिश्माई लीडर हैं कि जिनके पास जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, अगड़ा पिछड़ा सबसे एक अलग देश का युवा, ज्यादा हमको लगता है पायलट को ले सकता है। पायलट उससे ज्यादा एग्रेसिव है। उनको लोग पसंद करते हैं। अब इसकी बात का मैं इसलिए जवाब देती हूँ, मैं अब एक रिपोर्टर के तौर पे जवाब दूंगी। मैंने बहुत क्लोजली कांग्रेस कवर की है और राजस्थान में तो आप तो राजस्थान देखा, इसलिए मैं पहले प्रियंका जी की बात कर लूं। मैं कुछ हद तक ये मानूंगी, सोनिया गांधी फिर मैं कहूंगी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, सोनिया गांधी और पार्टी चाहती तो प्रियंका गांधी को कब का फेस बना चुकी होती। यहाँ पर पुत्र मोह है, इसलिए राहुल गांधी आगे हैं, पहली बात। दूसरी बात है, जब प्रियंका बोलती अच्छा, अरे कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि लुक दिखता है उसमें पूरा। हाँ, कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है अच्छी स्पीच, जैसे आपने ज्योतिमणि की बात कही। सब आज हम नवीन बाबू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नवीन बाबू भले ही उनके पिताजी इतने बड़े नेता थे, फिर भी 5 बार विधायक रहे, संगठन का काम किया, यात्रा की, काम करके देना पड़ा। आप इसलिए नहीं कि पिताजी थे तो आप डायरेक्ट कैबिनेट में आ जाएगा। आप सुनिए मेरी बात। अब प्रियंका गांधी की बात यह है कि प्रियंका गांधी कब की हो चुकी होती, रोज उनकी हत्या हुई है पॉलिटिक्स में, नहीं तो वो आके बहुत आगे होती। अच्छा, जहां तक यूपी के फेलियर की बात है, क्या राहुल गांधी का फेलियर नहीं आया? राहुल गांधी ने जिस चुनाव को लीड करा आज तक नहीं जीते, उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी का फेलियर हुआ और राहुल का फेलियर नहीं हुआ। नहीं। अब बात आती है सचिन पायलट की। एक चुनाव फेलियर नहीं होता, मैं नहीं मानता। सचिन पायलट की जो पूरे जिंदगी की जो सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आगे जा पाएंगे, उसकी वजह ये है कि वो हम उम्र है राहुल गांधी। अब आप बताइए, सचिन को आगे बढ़ाया जाएगा राहुल गांधी? मैं आपको एक और नेता का नाम लूंगा, एक और नेता का नाम लूंगा, मानिक टैगोर। साउथ से आते हैं, मदुरई से सांसद हैं। उनको भी मैडम सोनिया जी लेके आई, उनको यूथ कांग्रेस में मैडम लेके आई। वो अगर कोई नॉर्थ इंडिया से अध्यक्ष अगला होता है खड़गे जी के बाद में, तो वो निश्चित रूप से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, भविष्य के अध्यक्ष हैं वो भी। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में भी युवा हैं, कांग्रेस में मेहनत करने वाले युवा नहीं है, मेहनत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी है सचिन पायलट जी, कितनी बार छत्तीसगढ़ गए, कितनी बार छत्तीसगढ़ का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। अभी गए वो। ये सचिन जी की दिक्कत नहीं है राकेश जी, सचिन वहाँ के नेताओं की दिक्कत है कि वो संगठन में काम नहीं करना चाहते हैं, वो वहाँ पे बैठकर रहना नहीं चाहते। आज भी मुझे याद है जब अमित शाह को उनका खत्म हुआ कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राकेश जी मैं चाहूंगी आप तो उसको बेहतर तरीके से देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ दिन और संगठन के लिए काम, होम मिनिस्टर बनने से पहले, कि मैं कुछ दिन और साउथ रहना जाना चाहता हूँ। भाई जो कुछ भी कहे नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए, संगठन तो खड़ा किया ही है ना, हर जगह किया। मतलब लक्षद्वीप में 6 लोग रिसीव करने आए थे और फिर पूरी पार्टी वहां खड़ी कर दी। अभी केरला में यूपी में उन्होंने, केरला में बीजेपी ने जीती है वहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव। बिल्कुल। तो देखिए, अमित शाह जी एज ए लीडर, भले ही हम उनको दूसरे नंबर का माने, लेकिन एज ए मैनेजर नंबर वन। ट्रू नंबर 1 एज ए मैन। यानी राजनीतिक प्रबंधन में आज मैं भारतीय राजनीति में उनके मुकाबले में किसी को नहीं देखता। और ये हम उत्तर प्रदेश में जब वो महासचिव के रूप में लोकसभा चुनाव के प्रभारी थे, तब उन्होंने एक बड़ा चंक खड़ा करके दिखाया।
जब वो चंक उन्होंने खड़ा किया तब उनका इतिहास दिखाया जाने लगा कि गुजरात में किस तरीके से वो सहकारी बैंक के चुनाव से शुरू किए और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने तक उन्होंने काम किया। तो इसमें बिल्कुल कतई भी नहीं संकोच कहा जा सकता है कि राजनीतिक प्रबंधन में अमित शाह जी के मुकाबले आज कोई नहीं है। और जहाँ तक एक व्यक्ति का गिनती हमेशा राजनीतिक प्रबंधन में होती थी, मुझे लगता है अमित जी के सामने वो भी पिछड़ गए हैं, वो है अहमद पटेल। अब कांग्रेस में ये हमेशा कहा जाता था, मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन हमेशा लोगों से मैं चर्चा सुनता था कि अहमद पटेल जी राजनीतिक अच्छे प्रबंधक रहे हैं। लेकिन जो अमित शाह जी के कालखंड में देखने को मिला, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जिस तन्मयता के साथ और जिस मैकेनिज्म के साथ वो काम करते हैं, यानी रात में बैठते हैं 10-11 बजे, सुबह 4 बजे तक मीटिंग होती है, उसके बाद कहते हैं घर जाइए, नहा के आप अपने बूथ में जाइए। यानी कार्यकर्ता के सामने टास्क होता है कि जब हम शाम को फिर बैठेंगे तो आपने उस बूथ पे क्या काम किया ये रिपोर्ट लेके आइएगा। तो फिर आप यहाँ से जाने के बाद घर में सो नहीं जाएंगे, आप अपने बूथ में जाएंगे। कांग्रेस में होता ये है कि हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं, घर जाते हैं, लेकिन लौट के कोई रिपोर्ट मांगने की हैसियत नहीं रखता। और कमिटमेंट जब नहीं है, जब लक्ष्य नहीं है, तो आप फिर जब लक्ष्य नहीं होने से आप रास्ता और पथ भटक जाएंगे, ये स्वाभाविक है। तो कांग्रेस को जो आज वोट मिल रहा है वो कांग्रेस के पीढ़ी दर पीढ़ी जो समर्पण का कार्य करता हुआ वोटर है, वो वोटर वोट दे रहा है। जो बीजेपी से लेकिन नाराज है, नया वो वोट देते हैं। कैसे जोड़ा जाए, ये कहीं भी प्रयास होता अदिति जी हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए अब एक बार नहीं, क्योंकि हमारा 10 आखिरी फेज में हम बात कर रहे हैं, हमने बात कर ली नवीन बाबू की, हमने राहुल गांधी की बात कर ली। अब सवाल यह है कि देश में या तो यही है कि एक तरफा माहौल हो जाएगा, क्योंकि सवाल क्या उठता था कि जो अमित शाह मोदी चाहते हैं वो हो रहा है। यहाँ पर एक डिबेट को ही खत्म कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान बनते, अरे अमित शाह का आदमी, भूपेंद्र यादव बनते, अरे किसका आदमी है, कौन से खेमे का आदमी। चाहे बीजेपी के अंदर भी ये चर्चा होती है कि इस खेमे का आदमी। उस कल रात से अब तक लोग यही पता लगा पा रहे हैं कि अरे ये नवीन बाबू किस खेमे के हैं, तो बता दो। अभी तक होता था शिवराज जी अच्छा आरएसएस की चल गई, अच्छा मनोहर लाल खट्टर, ओहो अमित शाह की नहीं सुनेंगे मनोहर जी, ये सब चर्चा होती थी। कल से ये चर्चा हो रही है कि भैया किस खेमे के हैं ये तो बता दीजिए। तो आप उस समझ को देखिए, पहली चीज। दूसरा मैं कह रही हूँ ईवीएम खराब था, बीजेपी ने भी कहा ईवीएम खराब था, ठीक है, वो जब अपने उसमें ईवीएम राहुल गांधी ने नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफे के बाद अब तक क्या बदल गया, उस इस्तीफे के बाद जितने चुनाव हारे उसके समीक्षा में क्या निकल गया। दूसरी बड़ी बात है, अब ये बोलते हैं कि वोट चोरी से चुनाव हारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाइड्रोजन बम बोलते हैं। सवाल ये है नतीजा क्या है, या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या आप इलेक्शन कमीशन के बाहर दिन रात धरने में बैठ जाएं जब तक कि इसका कोई सोल्यूशन ना निकले। आप ये बोल दें वोट चोरी हो और आप ये ना सोचें कि बिहार में संगठन पे बूथ पे कितने लोग मौजूद थे। आप राहुल गांधी के, आप किसी प्रभारी से वहाँ पूछ लीजिए कि आपके हर एक बूथ पर क्या लोग थे, आपके बीएलओ थे या आपके प्रभारी बूथ पे थे, जवाब नहीं है। तो जैसा अभी राकेश जी ने कहा कि आप संगठन मजबूत तो नहीं कर रहे। आपके अशोक गहलोत एक बहुत जिम्मेदार सीनियर व्यक्ति हैं, आपने उनको बर्फ बिठा रखा है, आप उनके भी दिमाग का या उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपके युवा सचिन पायलट जैसे व्यक्ति हैं जो बोलते अच्छा हैं, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अशोक गहलोत के लिए तो मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए, उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कांग्रेस पार्टी ने पूरा मंच सजाया था। हाँ, वो एक मुझे लगता है उसके लिए आधा पौन घंटा एक अलग चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों लेकिन हुआ, वो क्यों नहीं चाहा बना। उन्होंने मैं संगठन एक में छोटी सी काम। बात कहूँगा, अभी जो ब्लॉक स्तर की बात हो रही थी, बूथ स्तर की बात हो रही थी, पन्ना प्रमुख पे भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य है, वहाँ SIR हो रहा है। अब एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ। SIR में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है BLA की, यानी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नियुक्ति किया गया कार्यकर्ता। बिल्कुल 1,59,000 BLA समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, 1,21,000 BLA समाजवादी पार्टी के, ठीक है, 1,00,000 BLA बहुजन समाज पार्टी के, ठीक है, 16,000 BLA कांग्रेस पार्टी के। तो मैं सोचा 16,000 BLA के यदि हम आंकड़ा निकालें, तो मैं निकाला थोड़ा सा, तो 403 सीटों में जो आंकड़ा निकला वो निकला 43 सीट का। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 27 में होने वाला है उसमें 403 सीटों में 43 सीटों पे फोकस करके चल रही है। तो ऐसी स्थितियों में जहां आप
पूरी सीटों पे फोकस करके नहीं चल रहे। कल आप समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन करेंगे, 70 सीट 80 सीट मांगेंगे, उसके पास डाटा है कि आप 43 सीटों पे फोकस करके चल रहे, तो कहेगी 40 सीट ले लीजिए, तो झगड़ा मचेगा। नहीं, हमारा इतना बड़ा ग्रोथ है, हमारे इतने सांसद हैं। जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस, दिल्ली का चुनाव था नागर साहब, जी, जी। और दिल्ली का चुनाव तो ऐसा चुनाव था जब भी कांग्रेस को दिन रात सब छोड़ देना चाहिए था कि उनकी दिल्ली इस बार वापस आ सकती है। अरविंद केजरीवाल पे इतना नेगेटिव मामला हो गया था। सर 8 सीटों पर फोकस, मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने क्लोजली वहां के प्रभारी सह प्रभारियों के साथ जी, जी। काम किया। पहले 8 सीट, और वो कौन सी 8 सीट? जी। जो मुस्लिम वाली सीट थी, मुस्लिम बहुलता वाली सीट थी, जहां पे उन्होंने अपने प्रत्याशी मुस्लिम उतारे, सिर्फ 8 सीट। और जब चुनाव खत्म हो गया, नतीजा आ गया, तो रात को राहुल जी को फोन करके कहा कि सर वी हैव गेन्ड, वी हैव डन वेल, और एटलीस्ट हमने अरविंद केजरीवाल को तो बाहर कर दिया। अब ये इनको आइडिया भी नहीं है कि बीजेपी से रेखा गुप्ता के बावजूद भी दिल्ली को वापस लेना आसान नहीं है। अगले 1-2 दशक तो नहीं, 1.5 दशक तो नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस के हालात तो इस तरह से हैं सर। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि अब वो बंगाल में भी यही कहेंगे, हालांकि वो विपक्ष के तौर पे वहाँ नहीं है। ममता के साथ साठगांठ हो गई है इनको, नहीं, देखते कुछ जिताएंगे ये को। नहीं। ममता जीती या हारे, लेकिन ममता बहुमत में आएगी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये बात अस्तित्व खत्म हो चुका है। तमिलनाडु, ऐसे सारे राज्यों की बात, उत्तर प्रदेश जैसा सर बता रहे हैं, तो बात यह है कि वोट चोरी कब तक एज अ देश का सिटीजन मैं कांग्रेस की बात वोट चोरी की कब तक बाय करूं? नहीं, देखिए, वोट चोरी तो एक मुद्दा है, और वो राहुल जी ने पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब को चुनौती दे दी कि भैया आ जाओ बात कर लो। लेकिन उससे हटके जिस मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हो, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। और कांग्रेस को संगठन पे वैसे काम चल रहा है, संगठन सृजन अभियान, मुझे बहुत सी उसके बारे में जानकारी भी है, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। शुक्ला जी ने अहमद पटेल जी का नाम लिया, उनके कार्यकाल में तो संगठन का पतन हुआ है। सर देखिए, यूपीए के ऑस्कर पतन हुआ था, जो ऑस्कर फर्नांडिस जी थे, और वो पूरा बूथ मैनेजमेंट, बूथ कमेटी के लिए काम करते थे, वो सबसे ज्यादा काम करते थे। और पार्टी 2004 में जो पावर में आई 150 सीटों के साथ में मैडम गांधी के नेतृत्व में, उसमें ऑस्कर जी का बहुत बड़ा रोल था। और बूथ मैनेजमेंट उन्होंने कराया था। रात को 2-2 बजे बैठ के बुलाते थे एक जिलाध्यक्ष से, उसको रिपोर्ट लेते थे, वो चेक करते थे। बिल्कुल। तो बूथ लेवल पे कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। दूसरा एक और बात है, आपने चर्चा नहीं की, आपको करनी चाहिए थी। उदयपुर के शिविर में जो डिक्लेरेशन आया युवाओं को लेके, ओबीसी को लेके, SC ST को लेके, CWC में एक निर्धारण किया गया, भाई हम 50% इन कम्युनिटियों को देंगे, इन समाज को देंगे, वो नहीं हुआ। नहीं, आपने एक मान लो आपने एक वो बना दिया, सेल बना दी, या एक अलग से बना दी, एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसमें लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको कोई टिकट विकेट नहीं मिलता, उनको कोई कांग्रेस का नेता मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी को मेन स्ट्रीम, सर आप तो बहुत अंदर की बात कर रहे हैं, तो सब छोड़ दीजिए। आप तो ये पूछिए कि राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने या केसी वेणुगोपाल ने सारे जनरल सेक्रेटरीज को बिठा के एक दिन ये पूछा हो कि भैया तुम इस राज्य के हो, इसकी प्रोग्रेस बताओ, कितने नए मेंबर जोड़े? नहीं, वो तो होता यही है। नहीं होता है, मेरे को जानकारी है। सर मैंने मध्य प्रदेश की बैठकों में मैं आपको बताऊं, मतलब शायद कई बार लगता है ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है। राहुल जी पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश की बैठक में, केसी डू आई हैव टू सिट, शैल आई लीव? केसी कह रहे हैं नहीं, लिसन टू दीज 2 वुमेन, और वो सुन लेंगी, हाँ नाउ यू कैन लीव। He has no interest in these meetings. He has to understand. वो जो जिस इवेंट की आप बात कर रहे हो, वो जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप, सृजन अभियान ही है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल जी को ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किस तरह का रिस्पांस है। He is not interested. या फिर अगर वो केसी वेणुगोपाल को इतना कॉम्पिटेंट मानते हैं, तो फिर अब तक वो बदलाव दिखने चाहिए। आज अमित शाह को किसी बूथ लेवल का आप बात कर लीजिए, अगर आप उनको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, साउथ, आसाम, 7 सिस्टर्स, हर जगह का आपको उनको उनके आंकड़ों पर है, आंकड़ों पर, हाथों पर है। भाई उनके ये बदलाव की बात है, और तब तक आप नहीं जीत सकते। देखिए अदिति जी, उसके लिए ना सत्ता और संसाधन उनकी जेब में है। उतना मुझे दे दीजिए, 6 महीने में कांग्रेस की सरकार बनवा दूं। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कितना संसाधन था? जब 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात था,
क्यों, आपके पास भी तो जिस कांग्रेस के गुजरात- सर, पास आपके भी पास क्या तेलंगाना नहीं है, था? हिमाचल प्रदेश है, नहीं, संसाधन की लेकिन कमी नहीं है। फंडिंग पे नहीं, अभी बीजेपी के स्वर्णकार पास जी, जितना फंडिंग है वो कांग्रेस के पास अग्री फंडिंग नहीं सर, है। जब यूपीए 1 यूपीए 2 था 60 साल से थी तो उनके पास था आज की सर। डेट की सर, बात देश करें। के बड़े लेकिन एक बात मैं उद्योगपति आपको अंतिम में आज भी निर्णय बीजेपी के लेना साथ चाहते हैं, उनके लास्ट समर्थन खत्म में करना खड़े हैं चाहते खुल मैं के। एक बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास कहाँ मैं- है हम खुल लोग के? मुद्दा लेके उद्योगपति चले थे हमेशा अध्यक्ष दोनों को का। देता है, वो सत्ता ये पक्ष को भी अध्यक्ष देता है, बनाने का विपक्ष को मेन देता कारण है। एक नहीं और दे है। रहा है। हाँ, सिर्फ एक इतना एक है। करके बात कर रहे हम थे। लोग मुद्दा से भटक रहे हैं। हम लोगों का मुद्दा था कि अध्यक्ष जो बनाया गया वो क्यों बनाया गया। देखिए बीजेपी का अभी अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था अम्बेडकर के खिलाफ। उनका सोचने का तरीका बदल रहा है। वो सामाजिक न्याय एससी एसटी ओबीसी को छोड़कर अलग वोट बैंक जो है, अपर कास्ट वोट बैंक, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पे देख लीजिए, हर मुद्दे पे वो उस पर अब फोकस करना चाह रहा है। इसीलिए इस वर्ग से हटा के वो एक ऐसा वर्ग को लाना चाहता है जो अदर वोट बैंक है उसको कैप्चर करना चाहता है। वो 40% अगर वो कैप्चर कर लेता है पूरे हिंदुस्तान में तो उसका इलेक्शन जीतता रहेगा। मुझे लगता है दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। नहीं, वो तो इनकी बात वोट में- बैंक पिछड़ रहा है ना। सारे बिहार में देखिए नीतीश बाबू क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सोशल स्वर्णकार जस्टिस का सर पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, बात लालू यादव वो पोस्ट कर, सारे लोग उसी पर फोकस कर रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो या मायावती हो, जितना हो। लेकिन उसको उन्होंने छोड़ दिया, को मिलना है जितना मिल जाएगा हमको, लेकिन उसको छोड़ के अलग वोट बैंक जो है, चाहे युवा वर्ग है और चाहे अपर कास्ट वोट बैंक, इसीलिए लार्जर पर्सपेक्टिव हाँ, सोच रहे हैं। उस जी, पर मैं वाइंड अप कर। नहीं, बिल्कुल इनकी बात में दम है। जो भारत का 15% वोटर है, अपर कास्ट कह रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है कहने में। वो सारे बीजेपी को जा रहा है। उनका जो सिस्टम है, देश का तंत्र है, उस पे उनकी बाहुल्यता है, उसका बेनिफिट मिलता है पार्टी। और वो बियॉन्ड कास्ट भी है ना, आप युवाओं को टारगेट कर रहे हो, बियॉन्ड कास्ट और रिलीजन है। महिलाओं को टारगेट कर रहे हो, बियॉन्ड कास्ट और रिलीजन है। मैं बस लास्ट उत्तर प्रदेश में बात करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को चुना था, तमाम तमाम नाम आते हैं, बीएल वर्मा के नाम आते हैं, उसके वो इसके खेमे के हैं, वो इसके हैं, तमाम बात आने के बाद आ जाते हैं, जिनको हम पार्लियामेंट में रोज देखते थे और हम अक्सर सोचते थे अरे सीधे व्यक्ति हैं, अब उनको भेज दिया क्या। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि वो उस इलाके के हैं जो पड़ोसी हैं, योगी आदित्यनाथ जी का इलाका जो गोरखपुर के बगल में, इसके पीछे की वजह क्या है? एक व्यक्ति जो कुर्मी है, कुर्मी समझ में आता है कि कुर्मी वोट बैंक छिटक रहा था, उसको मैसेज दिया, लेकिन और क्या मैसेज है इसके पीछे? देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो है वो मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूमती है। तो कमंडल के रूप में बाबा से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल में पंकज चौधरी को दे दिया। ये सही है कि लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आप नतीजे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ था कुर्मी वोट, वो थोड़ा सा खसका है। और खसकने का कारण जो है, भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे पर डिपेंड थी, अनुप्रिया पटेल, जब वो चेहरा कमज़ोर हुआ तो कुर्मी फिर एक नए ठिकाने की तरफ बढ़ा, और वो ठिकाना उसको समाजवादी पार्टी दिखा। अब आप देखेंगे तो 2027 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज को चारों दिशाओं से घेरा है। हम पूर्वांचल से ले लें तो पंकज चौधरी जी आ गए, पूर्वांचल का कुर्मी समाज उनको अपना नेता मानता है, इसमें कोई दिक्कत अच्छा, एक नहीं। चीज समझाइए, पूर्वांचल का नेता तो योगी जी भी थे। नहीं, देखिए, योगी नेतृत्व पूर्वांचल का नहीं है। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सर। राजपूत का वोट देखिए, बैंक बहुत कम है। जातिगत समीकरण में यदि आप जाएंगे तो जातिगत समीकरण में पूर्वांचल का जो कुर्मी वोटर है वो खिसका। आप पिछले नतीजे देखें, नेता आज भी पूर्वांचल के योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जातिगत समीकरण बनता है तो उसमें जातिगत समीकरण में एक पोरस तैयार हुआ कुर्मी वोटरों के बीच में। तो भाजपा कुर्मी वोटर के बीच में जब दूरी तैयार हुई तो वो वोटर खिसक के गया। उसको लगा कि हमारा तो कोई नेतृत्व ही नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश सिंह एक टाइम पे बहुत बड़े नेता थे कुर्मियों के, भारतीय जनता पार्टी के। अब इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरा बनाने की बजाय आप देखिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं पे 4 कुर्मी चेहरा तैयार कर दिए। पंकज चौधरी, संतोष गंगवार को हम भूल रहे हैं, आज भी रुहेलखंड का कुर्मी संतोष गंगवार को अपना नेता मानता है, और इसीलिए उनको गवर्नर बना के बिठाया गया है। ऐसा नहीं, संतोष गंगवार को गवर्नर बनाने के पीछे रणनीति यही है कि रुहेलखंड का जो कुर्मी समाज वो खिसकने ना पाए। स्वतंत्र देव जी एक पॉकेट पे रखते हैं अपना, और अब एक नया उभरता हुआ नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, जो अनुप्रिया का विकल्प बनेगा, वो है पल्लवी पटेल।
वो भले ही आज टेक्निकल तौर पे समाजवादी पार्टी में है, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ आ चुकी हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य को हराई थी। तो आप आज देखिए कि मंडल और कमंडल ये दोनों को दुरुस्त करके ही 2027 का चुनाव जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इससे ये नहीं है ना इसमें, क्योंकि एक मैसेज था कि नहीं योगी जी के इलाके से बना दिया है, योगी जी को थोड़ा डाउन करने की कोशिश की है, ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं, पंकज जी का एक अपना लंबा राजनीतिक अनुभव है। और एक चीज़ सर कहना शायद भूल गए कि जो कुर्मी वोट बैंक है वो बड़ा एक निश्चित एरिया में उनकी बसावट के हिसाब से देखें तो जिन सीटों पे वो हैं वो प्रभावशाली हैं। बनारस को भी अगर हम देखें तो बनारस में भी कुर्मी वोट बैंक बहुत है और समाजवादी पार्टी को अब की बार वोट बैंक छिटका। निश्चित रूप से उसकी उन्होंने 2027 के चुनाव को देखते हुए ये सारा चीज खेला जा रहा है। अपर कास्ट या 15% वोट को बांधने के लिए यहाँ से बिहार से लिया और यूपी से जो कुर्मी को लिया गया, मौर्य और ये पल्लवी पटेल, ये सारे को वोट बैंक को बांधने के लिए किया गया है। मुझे लगता है आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो ये नितिन बाबू को लाए गए हैं ये 2029 की तैयारी है। आज हम 2025 के दिसंबर में खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जो नियुक्तियां कर रही है और ख़ास तौर पे नितिन नवीन की जो की है उसमें ये साफ नज़र आता है कि 2029 के लिए पूरी तैयारी में अब जुट जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आसाम के लिए भी प्रभारी तय कर लिया है, तो पीयूष गोयल को तमिलनाडु के लिए तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में जब उतरती है तो वो केवल जीतने के लिए उतरती है। मैं उम्मीद करती हूं कि आज की चर्चा में जो तमाम सवाल आपके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर थे उसको कहीं ना कहीं आपको उसका जवाब मिला होगा। आप अगली किस चर्चा में चाहते हैं कि हम गेस्ट के साथ चर्चा करें उसका आप कमेंट में ज़रूर लिंक में लिखिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको ये शो पसंद आया होगा। आप सभी का इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।